बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इस वर्ष पेपर लीक के सवाल पर और ओवरऑल इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की मुहिम के तौर पर छात्रों की यह गूंज कैंपेन चल रही है। और इस छात्रों की गूंज कैंपेन के तहत हमारी 3 प्रमुख डिमांड है। एक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और पेपर लीक माफिया के साथ उनके क्या संबंध है इसकी जांच हो। एक, जॉब कैलेंडर और एग्जामिनेशन कैलेंडर हो। और ओवरऑल जो हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें जो लूप होल्स हैं उसको ठीक करते हुए पेपर लीक प्रूफ एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया जाए। ये 3 डिमांड के साथ ये कैंपेन चल रही है। और जैसा कि आपको विस्तार से साथी ने बताया कि हम लाखों छात्रों को से जुड़ रहे हैं और 28 शहरों से ये कैंपेन शुरू हुआ है। और इस कैंपेन को अगर हम कंक्लूड करें तो 3 तरह से हम लोग इस कैंपेन को कर रहे हैं। पहला, हम स्टूडेंट्स और यूथ को रीच आउट कर रहे हैं डिफरेंट माध्यम से। दूसरा, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा, फिर हम एजुटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यह सरकार बेईमानों की सरकार है, भ्रष्टाचार ही इनका संस्कार है। इस सिस्टम में कोई ऐसा चीज नहीं है जो ठीक से काम कर रहा हो। ये पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके पेट्रोल चुरा रहे हैं, राम जी का चंदा चुरा रहे हैं, सड़कों का पैसा चुरा करके उसमें गड्ढे बना रहे हैं। इस देश की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको ये ठीक से चला रहे हों। और जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके ये लोग सत्ता में आए, जिन कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उन कांग्रेस के नेताओं को रेड कारपेट बिछा करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराए हैं। ये देश के साथ एक धोखाधड़ी हुआ है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प लिया है कि हमको इस अभियान को सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक नहीं, इस सरकार को बदलने और इस सिस्टम को बदलने के अभियान के तौर पे लेना चाहिए। और हम संकल्पित हैं कि हम स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, एजुटेट करेंगे। इस फॉर्मेट में यह पूरा कैंपेन हमारा चल रहा है। आने वाले दिनों में हमारे जो कार्यक्रम हैं, अभी हम 28 शहरों को हिट कर रहे हैं, वहाँ पर अपने कोऑर्डिनेटर्स लगा करके छात्र के और यूथ के जो तमाम सेंटर्स हैं, चाहे कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, स्टूडेंट एरिया हो, लॉज हो, हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हम वहाँ जा कर के विद्यार्थियों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उन शहरों में प्रोग्राम, चाहे वो एजुटेटिव हो या क्रिएटिव हो, उसको आयोजित करते हैं। आने वाले दिनों में, आज 17 तारीख को राहुल गांधी जी देहरादून में छात्रों से संवाद करेंगे। और इसी तरह का संवाद, जैसा कि हमने आपको पिछली प्रेस वार्ता में भी सूचित किया था कि आने वाले विभिन्न शहरों में नेता प्रतिपक्ष आपको विद्यार्थियों से बात करते हुए विद्यार्थियों के सवालों को सड़कों से लेकर के संसद तक उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक उसी तर्ज पर अभी हम 28 शहरों में छात्रों का गूंज कैंपेन चला रहे हैं। सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन खा रहे हैं। हमारा कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता नहीं है जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे नहीं किए गए हों। हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेलों में डाला गया है। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के तमाम लीडर्स के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां यह सरकार परमिशन कैंसिल करने के नाम पर हमारे किसी भी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करती है। तमाम जगह ये हर हथकंडे अपनाते हैं, व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं, परमिशन कैंसिल करते हैं, गाड़ियों को चलने से रोकते हैं, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों से मिलने से रोकते हैं, अपनी बात रखने से रोकते हैं। लेकिन हम इनको ये कहना चाहते हैं, हमारे आज के कैंपेन का, उस सॉन्ग का यही संदेश है, ए कलम उठाने वाले अब कदम बढ़ा चलना है। इस छात्रों की हुंकार को एक शिक्षा क्रांति के रूप में बदलना है। छात्रों की यह गूंज, यह हुंकार इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने का आगाज साबित होने वाला है। यह शिक्षा क्रांति रुकने वाली नहीं है। जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं तब तक इस कैंपेन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक सत्ता का अहंकार टूटेगा नहीं तब तक हम प्रतिकार छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आप तमाम लोगों से भी ये अपील है, आपके माध्यम से इस देश के लोगों को ये अपील है कि शिक्षा को बचाने की लड़ाई दरअसल देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम सब मिल करके इस शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, यह बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। यही हमारा संकल्प है। अब आपके जो प्रश्न हैं
वो हम उसको आमंत्रित करेंगे। अंतिम सूचना इस संबंध में है कि आने वाले दिनों में 100 शहरों में कांग्रेस पार्टी के नेता आपको छात्रों से बात करते हुए उनके मुद्दों पर सड़कों पर आपको लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया, आपने कहा कि भ्रष्टाचार और उस पर जो नीट का जो एग्जाम के बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि दोबारा ना हो, और इसकी जांच की आपने मांग की। लेकिन पिछले अगर रिकॉर्ड को देखते हैं कि राम मंदिर मुद्दे की जांच वो अधिकारी कर रहे हैं जिन पर 420 की FIR कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है, और कोर्ट कह रहा है उसकी जांच कौन कर रहा है? दरोगा। अभी नीट की आप जांच की कमेटी बनवा दो, उसकी कमेटी की जांच भी किसी को दे देंगे। तो सवाल ये है कि हम पेरेंट्स भी हैं, पत्रकार के साथ साथ हम पेरेंट्स भी हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह से तो बच्चों का भविष्य ऐसे ही चला जाएगा। देखिए, अव्वल तो आपके इस सवाल का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हमको चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, उम्मीद का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि इस सिस्टम में खामियां हैं, फिर भी इस सिस्टम में रह करके ही इस सिस्टम को बदलने की उम्मीद के साथ हम चलते हैं। आपको मालूम है कि पेपर लीक होगा, इसकी संभावना है, फिर भी स्टूडेंट जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। हमको मालूम है जिस EVM में हम बटन दबा रहे हैं वो वोट चोरी होगी, फिर भी लोग जाते हैं और वोट देते हैं। और गलती से मान लीजिए अगर विपक्ष का कोई MP MLA जीत जाए, तब उसको जो है चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीद लिया जाएगा, तब भी लोग वोट देते हैं। आपको मालूम है कि चलते चलते सड़क टूट जाएगी, फिर भी आप उन सड़कों पर चलते हैं। आपको मालूम है कि कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, थाने से लेकर के मंत्रालय तक, बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा, फिर भी जब कोई अपराध आपके साथ होता है तो आप थाना इस उम्मीद में जाते हैं कि न्याय मिलेगी। व्यवस्था की तमाम कमियों के बावजूद इसी व्यवस्था में रहते हुए हमको इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते रहना है, और चीज़ें बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलती है। इसीलिए इस छात्रों की गूंज कैंपेन को हम लोग इस देश में शिक्षा क्रांति के आगाज के रूप में देख रहे हैं। यह जो बदहाल व्यवस्था है, इस बदहाली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और हमको रास्ता मिलता है। जब आप जनता के बीच जाते हैं तब आपको रास्ता मिलता है। तो कोटा में नेता प्रतिपक्ष ने इस देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की। देहरादून में आज जो है वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। हम उन तमाम चीज़ों को जब एक साथ लाते हैं तो छात्रों के गूंज कैंपेन के तहत हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 3 मांग को एक साथ उठाना आज की तारीख में ज़रूरी है। पहला, इसी सरकार से ये जानते हुए कि प्रधानमंत्री के इशारे के बिना प्रधान की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती है, फिर भी हम प्रधानमंत्री से ही उस लीग प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि NTA इसी सरकार ने बनाया है, इसीलिए वो NTA को भंग नहीं करेगी, फिर भी हम एक वायबल ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का मांग कर रहे हैं। और तीसरा, इस देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थी आज बेरोजगारी से परेशान हैं। आत्महत्या एक बड़ा सवाल है, हर दिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक एग्जामिनेशन कैलेंडर हो, एक जॉब वैकेंसी का कैलेंडर हो, तभी जा करके हम कोई अकाउंटेबिलिटी तय कर पाएंगे। आपकी निराशा जहां से पैदा हो रही है उसका मूल कारण यह है कि आज इस सरकार में कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। आप देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल का मामला है और सड़क परिवहन मंत्री बयान दे रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। विदेश का कोई मामला होता है तो गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो रेल मंत्री बोलेगा, रेल मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो वित्त मंत्री बोलेंगे। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है, और ये अजीबोगरीब स्थिति इसलिए बन गई है कि लंबा लंबा जो छोड़ने वाले, जुमना फेंकने वाले लोग थे, उनकी बातों पे भरोसा करके इस देश के लोगों ने उनको चुना, और जब वो एक बार सत्ता में आ गए लोगों की भावना से खेल करके, तो आज उस चुनने के सिस्टम को ही समाप्त कर रहे हैं। कोई ऐसी लोकतांत्रिक संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ED, CD, CBI, इलेक्शन कमीशन, ऐसी परिस्थिति में जनता को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हम लाखों विद्यार्थियों के बीच जब जा रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि ये देश के भविष्य हैं और ये अपना बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं, और यह बेहतर भविष्य ये है कि हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट
बनाएं, क्योंकि अकाउंटेबल गवर्नमेंट से ही, सरकार बदलने से ही सिस्टम बदलने की शुरुआत होती है। इसीलिए एक छोटा छोटा कदम बढ़ा करके हम मंजिल तक बढ़ेंगे। हम आपके माध्यम से देश को यही अपील करते हैं कि आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। छात्रों की ये गूंज हुंकार बनेगी और इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। कन्हैया जी, आपने इस सिस्टम की बात किया। अब एक नोटिफिकेशन आया है गुजरात पुलिस का, ये कहना है कि एंटी रेडिकलाइजेशन एसओपी जो है वो एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए और अर्ली इंटरवेंशन और काउंसलिंग पर फोकस करने के लिए गुजरात पुलिस लेके आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चीज से रिलीजियस प्रोफाइलिंग बढ़ेगा और गुजरात में शुरू हुआ है, आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में भी ऐसा कुछ हो सकता है? स्पेलिंग सब ठीक है ना, देख लीजिए नोटिफिकेशन का, क्योंकि इतने समझदार मंत्री हैं, इतने समझदार पदाधिकारी हैं कि इनके बस का शुद्ध एक एप्लीकेशन भी, एक नोटिफिकेशन भी ये नहीं निकाल सकते हैं। अव्वल तो ये देख लीजिए कि ये स्पेलिंग सब ठीक है कि नहीं है। मूर्खों के हाथ में जब सत्ता होती है तो देश को बहुत सारी समस्या से गुजरना पड़ता है। और सीधी सी बात यह है कि यह अराजकता हम इस देश में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सरकार ही अराजक है। अब आप मुझे बताइए कि सरकार तमाम चीज़ों को छोड़ करके, जितने जरूरी बुनियादी मुद्दे हैं उसको छोड़ करके इसी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। आप लोगों ने वो एक न्यूज़ देखा, इसरो जो इस देश का प्राइड है, जिस नेहरू जी को गाली देते हुए बीजेपी के लोग थकते नहीं हैं, तो वो देश के तमाम गौरवशाली संस्थान उसी दौरान बनाए गए थे। आज इसरो के सैकड़ों वैज्ञानिक इसरो छोड़ करके जा रहे हैं। देश जब सुरक्षित हाथ में है तो वैज्ञानिक छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? देश सुरक्षित हाथ में नहीं है, लुटेरों के हाथ में है। और जो कहते थे कि मैं भी चौकीदार, वही बने मोदी का परिवार और वही लोग हैं इस लूट के हिस्सेदार। इसीलिए जनता इन सवालों पर सवाल नहीं पूछे तो यह सरकार हमेशा डिफ्लेक्शन करते रहती है। अंग्रेजों से ये अंग्रेजी भले नहीं सीखे हों, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी जरूर सीखे हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। नया नया डाइवर्जनरी चीज़ें ये लाते रहते हैं। देखिए, आपको मैं कुछ चीज़ें गिनाता हूं जो सरकार लेकर के आई खूब धूमधाम से। जैसे इन्होंने कहा कि नोटबंदी करेंगे, 2000 का नोट चलाएंगे, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। पता चला सबसे ज़्यादा माल इन लोगों ने ही कमा लिया उस भ्रष्टाचार से, नोटबंदी के भ्रष्टाचार से। इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, और जो है ये जीएसटी लेकर के आए, 36 बार से ज़्यादा उसमें संशोधन कर चुके हैं। उसके बाद जो है ये रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो तो ड्राइवरों के लिए एक कानून लेकर के आए, देश में हड़ताल हुआ, उस कानून को वापस ले लिया। आपको याद होगा ये सीए लेकर के आए थे, एनआरसी करने का वादा कर रहे थे, एनआरसी इनसे हुआ नहीं तो ज्ञानेश गुप्ता को उस काम पे लगा दिया है। मतदाता सूची से करोड़ों लोगों के नाम काट दिए गए। 150 गैर कानूनी लोगों को पकड़ने के लिए 1.5 करोड़ लोगों को परेशान किया गया, लाखों लोगों के नाम काटे गए। और आज कहा जा रहा है कि सरकारी योजना से, सरकारी स्कीम से भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब करोड़ों लोगों की नागरिकता इस देश में छीन ली गई। जहां तहां देखिए, चुन करके आते हैं वोट से और राज करने लगते हैं बुलडोजर पर, और बुलडोजर लेकर के किसी के घर में घुस जाते हैं, मंदिर मस्जिद। और ये मत कहिएगा कि ये सिर्फ मस्जिद तोड़ते हैं, मस्जिद तो तोड़ते हैं, उसको प्रचारित करते हैं, लेकिन चुपचाप ये मंदिर भी तोड़ते हैं। सैकड़ों मंदिर बनारस में तोड़े गए, सैकड़ों मंदिर जयपुर में तोड़े गए, और ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ये। तो इनका एक ही काम है, ध्यान भटकाओ। वो जो जादूगर रेलवे स्टेशन पे हाथ की सफाई दिखाता है, ये देश की सफाई कर रहे हैं। ध्यान भटकाते हैं, ध्यान भटकाओ योजना, और इस देश को दोनों हाथ से लूटते हैं। कोई भी व्यवस्था आप उठा करके देख लीजिए, 1 रुपए में अपने दोस्तों को जमीन दे करके ये आदिवासियों की जमीन चुरा रहे हैं। करोड़ों मतदाताओं का फर्जी तरीके से नाम काट करके ये वोट चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके ये पेट्रोल चोरी कर रहे हैं। पोर्ट, एयरपोर्ट, तमाम जो पब्लिक सेक्टर हैं, देश की संपत्ति इन्होंने दोस्त की संपत्ति घोषित कर दी है। और ये जो पूरा मॉडल है प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिट सोशलाइजेशन ऑफ लॉस है। जनता इस पे लामबंद नहीं हो जाए, गोलबंद नहीं हो जाए, इसीलिए ये सेंटिमेंटल इश्यूज लाते रहते हैं। रिलीजन का इस्तेमाल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए किया है।
धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, धार्मिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल, धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल ये सत्ता पाने के लिए करते हैं। धर्म से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही धंधा है, चंदा लेना और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त को धंधा के रूप में हैंडओवर करना। इसीलिए सरकारी नोटिस है, आज ये आया है, कल कोई और आ जाएगा। हम तो देश से यही अपील करेंगे कि ये आपको कोई भी सब्जबाग दिखाते रहें, हकीकत यही है कि ये आपके जेब पे डाका डाल रहे हैं, आपका पेट्रोल चुरा रहे हैं, आपका दान का पैसा चुरा रहे हैं, आपकी सड़कें, आपकी जमीन, आपका वोट चुरा रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य चुरा रहे हैं ये पेपर लीक करके। हमको अपने मुद्दे पर टिके रहना है, बीजेपी के इस हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना है। थैंक यू कन्हैया, उदय। हमने आप लोग लगातार छात्रों के, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि देश में 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों ने पेपर लीक की समस्या से परेशान होकर अपनी जान भी ले ली। बहुत दुखद मामला रहा। 21 लोगों ने। और जगह जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी उनके परिवारों से मुलाकात की, उनको अपनी सद्भावना प्रकट की। तो इसको लेकर भी आप लोगों की कोई पर्टिकुलर मांग है? छात्रों की गूंज कैंपेन में इसको लेकर के भी कोई एजेंडा है आगे, जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं? देखिए, ये बड़ा भावनात्मक विषय है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। हम उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, क्योंकि उस परिवार का कोई दोष नहीं है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। यह गलती सिस्टम में बैठे हुए बेईमानों की है, नकारों की है। वो हत्यारे हैं सिस्टम में जो बैठे हुए हैं। तो इसका हम उस तरीके से राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी बीजेपी समर्थक के बच्चे ने भी ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया हो। ये समाज के तौर पे हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 1 घंटे में जिस देश में 2 नौजवान आत्महत्या कर ले रहे हों, जिस देश में 25 स्कूल रोज बंद हो जाते हों, वो दिखाता है कि हम किस तरीका का देश बना रहे हैं। अशिक्षित भारत से विकसित भारत तो नहीं बनेगा। और ऐसे लोग जो खुद नहीं पढ़े हैं वो दूसरे को पढ़ने नहीं देंगे, तो इससे हम विश्वगुरु भी नहीं बन पाएंगे। तो इस विषय को हम लोग गंभीरता से और संवेदनशीलता से लेते हैं। जो सजेशंस अभिभावक के आएंगे कि विद्यार्थियों को किस तरीके से मनोवैज्ञानिक सपोर्ट किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल कॉलेज के अंदर उनके मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए कोई व्यवस्था हो, इन सारे विकल्पों पर, इन सारे सुझावों पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं होगी, हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उस परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं। परिवार अगर आर्थिक रूप से जूझ रहा है तो उनको अपने स्तर पर आर्थिक मदद देने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि नीट के बाद जिन बच्चों ने ये दुखद कदम उठाया है, उससे नेता प्रतिपक्ष फ़ोन के माध्यम से बात किए, उनसे मिले। हम लोग जो है उनको जो आर्थिक सहायता पहुंचा सकते थे वो पहुंचाए। लेकिन इसको हम लोग मांग के तौर पे नहीं रख रहे हैं। इसको हम मांग के तौर पे रखेंगे कि आत्महत्या बंद होनी चाहिए। तो आत्महत्या रीजन नहीं है, आत्महत्या रिजल्ट है। रीजन जो है, उस रीजन को दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और रीजन ये है कि इस देश का एग्जामिनेशन सिस्टम आज की तारीख में सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए उसको बनाया जा रहा है। अब मैं एक उदाहरण आपको इस संबंध में देता हूं कि हम इस कमरे में एक नियम बना दें कि वही लोग भीतर आएंगे जो पीला शर्ट पहने हुए हैं। उसके बाद 50 लोग पीला शर्ट पहन करके आ गए तो हम कहेंगे कि पीला शर्ट तो पहने हुए हैं लेकिन उनके बाल भी काले होने चाहिए। आप देखेंगे इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में इसी तरह का अजीबोगरीब प्रश्न और नियम लाए जाते हैं। आपने देखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर विद्यार्थियों को ऐसे चेक करते हैं जैसे उसके पास कोई असला बारूद हो। अरे उनको पकड़ो ना, जो पेपर सेट करते हुए पेपर बेच दे रहे हैं, लेकिन आप विद्यार्थी को उस तरीके से पकड़ रहे हैं। तो चोरी जब चरित्र बन जाए, भ्रष्टाचार जब संस्कार बन जाए, तो ऐसे वक्त में जो हमारे मासूम हैं उनकी जान की चिंता सरकार को नहीं है, हमको है। जब तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डिमांड नहीं हो, और डिमांड सरकार से नहीं, सॉल्यूशन के तौर पर एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब तक अभी जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, तब तक हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते।
कन्हैया जी, मेरा सवाल है, जवाहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंगों को अवैध बताकर तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। वो भी छात्रों का मुद्दा है, 3000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उन्हीं बिल्डिंगों में पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी और आपकी क्या राय है? मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। यह सरकार धीरे धीरे समाज को ऐसा बनाना चाहती है कि भाजपा के दफ्तर के अलावा इस देश में कुछ भी वैध नहीं रहेगा। भाजपा के नेताओं का टैटू अगर आप हाथ में बनाए होंगे तब आप इस देश के नागरिक माने जाएंगे। भाजपा की सदस्यता आपकी होगी तब आप जो है नागरिक माने जाएंगे। भाजपा का दफ्तर जो है वो वैध है, बाकी सब कुछ अवैध घोषित कर देंगे ये। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को आप समझिए, जिस धड़ल्ले से इस देश की सीमेंट कंपनियां, पावर कंपनियां, पोर्ट, एयरपोर्ट, जमीनें, खेत, खदान, जंगल सब हैंडओवर किया गया है 2-3 मित्रों को, उसमें ये कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं, इसमें हमको अब कोई दो राय नहीं है। हम समझते हैं कि सारे जन आंदोलनों का आज की तारीख में यह विकल्प होना जरूरी है कि हमको ये व्यवस्था बदलनी है, और व्यवस्था बदलने की शुरुआत सरकार बदलने से है। अगर ये सरकार रहेगी तो आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, कल उसकी बारी होगी, लेकिन बारी सबकी होगी। बारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी होगी, भाजपा के समर्थकों की भी होगी, जो भाजपा का झंडा उठा करके चल रहे हैं उनकी भी होगी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी नहीं बचेगी। भाजपा के जो नेता हैं, जो मालिक हैं, जो राजा हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके लिए लठैती करने का काम करेगी। इसीलिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर बिल्डिंग चलाना, किसी भी पवित्र स्थल को, पूजा स्थल, उपासना स्थल के ऊपर बुलडोजर चलाना, किसी गरीब का बस्ती उजाड़ना, किसी का घर उजाड़ना, ये इस सरकार की नीयत है। इस सरकार की नजर में इस देश के जो आम नागरिक हैं वो बोझ हैं। इसीलिए तो बताइए, ये कितनी दुखद बात है कि एक न्यायालय में न्यायाधीश महोदय ने भी कह दिया कि एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से होती है कि हम सबको इक्वल वोटिंग राइट मिला है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारी नागरिकता चली जाएगी, और बिना नागरिक के इस देश में हमारी क्या हैसियत होगी, हमारे क्या अधिकार होंगे। आज हम इस मुहाने पे आकर के खड़े हैं। इसीलिए हम आपके माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देश के भीतर होने वाले किसी भी अन्याय को लेकर के कोई शक या संदेह नहीं है मन में। खुले तौर पे जहां कहीं भी अन्याय होगा हम उस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, और आज से नहीं खड़े हैं, 1 दशक से ज्यादा हो गए हैं इन सवालों पर लड़ते हुए। आज इससे जो भी पीड़ित हैं अपने बारी का इंतजार मत कीजिए। आइए मिल करके इस सरकार को बदलने से सिस्टम बदलने की शुरुआत करते हैं। आज आपका विश्वविद्यालय तोड़ा गया है, आपका कॉलेज तोड़ा गया है, कल किसी और का कॉलेज तोड़ा जाएगा। जो ये ईडी से डराने, पुलिस से धमकाने, बुलडोजर चलाने, लोगों के अधिकार छीनने, वोट काटने, नागरिकता छीनने का परिपाटी है, ये अंततः इस देश को गुलाम बना करके छोड़ेगी। इसीलिए नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए वोट का अधिकार बचाना, पढ़ने का अधिकार बचाना, स्वास्थ्य का अधिकार बचाना, सड़क पर सुरक्षा के साथ चलने का अधिकार बचाना, दरअसल इस देश को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सवाल है।